हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। अगर आप किसी ऐसे चैनल की क्लास की तलाश में थे जहां पे आपकी अंग्रेजी को बेसिक से आप सुधार सकें, एग्जाम्स को दे सकें कॉन्फिडेंस के साथ, इंग्लिश के सेक्शन को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बना के, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। वाई टी की एडिटोरियल क्लास के अंदर अंग्रेजी के हर एस्पेक्ट को एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कवर करते हैं। तो आज की क्लास में द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, टॉप स्पॉट। ये एक स्पोर्ट्स पे लिखा हुआ आर्टिकल है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। आइए बिना देरी के इसको शुरू करें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए कुछ नया सीखते हैं। टाइटल है जी टॉप स्पॉट। देखिए, स्पॉट का मतलब आपको पता है जगह, प्लेस, रैंकिंग या पोजीशन, और टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचे का। पहाड़ की जो चोटी है वो उसका टॉप है, बिल्डिंग का जो सबसे ऊंचा माला है, जो स्टोरी है वो उसका टॉप है। कह रहा है जी हमें भी टॉप की रैंकिंग चाहिए स्पोर्ट्स के फील्ड में। हमारे रेसलर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, इन सबको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। चलिए, अब ये टॉप वर्ड सबको पता होगा, इसके मैं आपको दो तीन अच्छे अच्छे सिनोनिम्स बताता हूं। हो सकता है उनमें से एक आधा आपको ना आता हो। जैसे कि एक टॉप का सिनोनिम है, वन वर्ड है जेनिथ। सुना आपने ये जेनिथ, ZENITH। एक और है इसका सिनोनिम, एपेक्स। एक और याद आया मुझे अभी, एक्मी, ACME, एक्मी। ये सभी सबसे ऊंचे पॉइंट को बताते हैं और इनका बिल्कुल उल्टा होता है जी सबसे नीचा पॉइंट, जिसको हिंदी में पताल लोग बोलते हैं, और पताल के लिए अंग्रेजी में वर्ड है नेडिर। नादिर बोलते हैं इसको अपने, वैसे बोला जाता है नेडिर, NADIR। तो ये 4-5 वन वर्ड ध्यान रखना, पताल और सबसे ऊंचे पॉइंट के लिए। कह रहा है इंडिया नीड्स टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन, कोचेस। कह रहा है जी भारत को जरूरत है अपग्रेड करने की दो चीजों को, और किस किस को? पहली चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और दूसरी हमारी ट्रेन्स के कोचेस को। भाई हमें क्या करना है? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, सड़कें, खेलों के लिए अच्छी कोचिंग्स, स्कूल्स, एकेडमीज, अच्छी किट्स मिले, अच्छे खेलने के इक्विपमेंट हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको अपग्रेड करना है हमें। और दूसरा, हमारी ट्रेन के कोचेज अपग्रेड हो जाएं, हर कोच में AC लग जाए, हर जगह ट्रेन टाइम पे आए। यही मतलब है ना इसका, ध्यान देना। यही आपकी कंफ्यूजन है। ट्रेन कोचेज यानी ट्रेन का डब्बा, यहां पे ये मीनिंग नहीं दे रहा है ट्रेन कोचेज। यहां पे ट्रेन एक वर्ब है, और कोच यहां पे वो डब्बे को नहीं बोल रहे हैं, हम कोच साहब को बोल रहे हैं जो आपको खेलना सिखाते हैं। भारत को जरूरत है, इंडिया नीड्स, इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। और क्या जरूरत है भाई? दो काम करने की। पहला काम है टू अपग्रेड, दूसरा काम है टू ट्रेन। हमें अपग्रेड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को खेलों के लिए, ऑफ कोर्स यहां पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है। और दूसरा, हमें जरूरत है कि हम ट्रेन करें और अच्छी ट्रेनिंग दे हमारे कोचेस को, जो खिलाड़ियों को आगे अच्छे से कोच करें। तो ये कंफ्यूजन ऐसे आती है दिमाग में क्योंकि अंग्रेजी में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी भी होता है, और ट्रेन का मतलब वर्ब फॉर्म में ट्रेनिंग देना भी होता है। चलिए आगे बढ़े, यही चीजें आपको पकड़नी है। इसको पकड़ने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है। आप सोच रहे हो सर मैंने ये ऐसे 2-2, 3-3 मीनिंग वाले वर्ड याद कर लूंगा, 2.5 लाख वर्ड्स हैं ऐसे। आपको तो 3-4 हजार वर्ड्स पकड़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हर जगह 70-80% जगह पे यूज होते हैं। और वो कैसे पकड़ने हैं? रीड करते हुए। और इसीलिए क्लासेस आपके लिए लेकर के आते हैं। जितना हो सके रीड करो भाई, अपने आप वोकैब आपके पीछे पीछे आएगी, आपको याद नहीं करनी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाऊंगा। 5 वर्ड्स हमारे पास नए वाले, जैसे इम्पेडिमेंट है और इस तरह के पॉसिटी हैं। शुरू में एक साथ देख लो इनको, क्लास को आप स्मूथली ले सको। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे PDFs, नोट्स, नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिलते हैं। @officialYT सर्च करें, ये टेलीग्राम है, प्राइवेट ग्रुप आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पे भी आपको जितना हो सके हम कंटेंट जो है शेयर करते हैं, उसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में हमने डाल दिया है। YT ऐप को ज्वाइन कर लेना भाई, अपने फ़ोन में रखो, डाउनलोड करो।
किसी भी एग्जाम के लिए आपको मेरी गाइडेंस में अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो तो ये ऐप आपके काम आएगी। अफोर्डेबल फीस के अंदर अंग्रेजी का सिलेबस हम कवर करवा देते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो राइटिंग स्किल्स का कोर्स है। 10वीं क्लास का बच्चा भी 50 से 60 घंटे में इसमें लिखना सीख सकता है इंग्लिश में। अगर इस साल का एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज एग्जाम देने वाले हो तो ग्रामर से लेके रीडिंग तक, वोकैब से लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स तक अंग्रेजी पूरी इस क्लास में, इस कोर्स के अंदर हमने अच्छे से आपको कवर करवाई है। इंग्लिश अनलॉक्ड में हमारा सुपर हिट माइग्रेशन कोर्स भी अवेलेबल है। भारत का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आपके मीडियम को चेंज करता है सिविल सेवाओं के लिए। आप हिंदी से, पंजाबी या गुजराती से पढ़े होंगे, लेकिन सिविल सेवाओं का एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीएससी का एग्जाम आप अंग्रेजी में दे सकते हैं। कैसे लिखोगे, बेसिक सेंटेंस कैसे बनाओगे, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सीसैट, सब कुछ हमने अंग्रेजी में आपको कवर करवाया है। चलिए, कोई भी क्वेरी हो, ये मेरा और मेरे टीम का व्हाट्सएप है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब आ जाओ, आज का पहला वर्ड है वोकैब का, इम्पेडिमेंट। ये आदमी देख रहे हो आप, इसके रास्ते में एक दीवार आ गई ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अड़चन, बाधा, रुकावट। तो ऐसी बाधा और रुकावटों को इम्पेडिमेंट अंग्रेजी में बोला जाता है। ये वर्ड कैसे बना है? ये वर्ड बना है इम्पीड नाम की वर्ब से। अंग्रेजी में पैड का मतलब होता है पांव। देखो, अंग्रेजी में रूट्स है ना, आपको पता होंगे रूट वर्ड्स, बहुत सारे रूट वर्ड्स आपने सीखे भी होंगे। जैसे आपने एक रूट वर्ड सीखा होगा लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। कोई रूट वर्ड आपने सीखा हुआ लोगोज, लोगोज का मतलब होता है वर्ड या पेन। तो अंग्रेजी में एक पैड रूट है। पैड रूट के 3-4 मीनिंग है, 2 मीनिंग मोटे मोटे हैं। पहला पांव और दूसरा है बच्चा, ठीक है। ट्राइपोड, 3 पैरों वाला ट्राइपोड, पैड रूट से बना हुआ है। इम्पेडिमेंट, इम्पीड, किसी के पांव के रास्ते, किसी के पांव को बढ़ने से आगे रोकना या किसी के रास्ते में जो है अड़चन अटकाना। तो इम्पेडिमेंट बना है इम्पीड नाम की वर्ब से, जो पैड नाम के रूट से बनी है। मैं एक क्लास लूंगा रूट वर्ड्स की। ये जो कॉमन 15 रूट वर्ड्स हैं, इनको 1-1.5 घंटे में सारे वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करके आपको बताएंगे। चलो, बताना मुझे कमेंट्स में क्लास आपको कब चाहिए। इम्पेडिमेंट को बैरियर, हिंड्रेंस या कंस्ट्रेंट बोलते हैं, रुकावट को। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अ मेजर इम्पेडिमेंट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। खराब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो बना हुआ है आज भी एक सबसे बड़ी रुकावट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। 1 साल 2 साल नहीं हो, लगातार हो, सस्टेनेबल हो। चलिए, अगला वर्ड है आज का पॉसिटी। देखिए, मान लीजिए आपको पैसे दिए जाएं और आपको बोले भाई शॉपिंग करो जाके। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? आप रुक जाएंगे ना, शॉपिंग रुक जाएगी ना। आपकी गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल या डीजल डाल दिया जाए और आपको बोला जाए घुमाओ इसको, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा क्या होगा? गाड़ी पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब भी चीजें अभाव के कारण रुकती हैं, जब भी चीजें अभाव के कारण रुकती हैं, अंग्रेजी में उस चीज को बोलते हैं अभाव को पॉसिटी। ऐसे इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। पॉसिटी मतलब कमी या अभाव जिसके बिना चीजें पॉज हो जाए, रुक जाए। चलिए, स्कैरसिटी बोलते हैं अभाव को, इनसफिशिएंसी बोलते हैं, शॉर्टेज तो बोलते ही हैं। और इसके लिए एक और अच्छा सिनोनिम है कमी का, डर्थ। डर्थ का या पॉसिटी का बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा या क्वांटिटी। भाई अभाव में कम होगा, इसका उल्टा क्या होगा? अगर आपके पास पैसे की पॉसिटी है तो आप गरीब हैं, और इसका उल्टा यानी आप बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा आपके पास। तो जब भी किसी चीज की अमीरी होती है, बहुत सारी मात्रा में आपके पास हो, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अबंडेंस। अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, है ना। चलिए, द रिपोर्ट हाईलाइटेड द पॉसिटी ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कमी को, अभाव को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की या डॉक्टर्स, नर्सेज की, जो स्किल्ड हों, जो अनुभवी हों। और कहाँ पे? रूरल एरियाज के अंदर। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कई सजेशंस आए कुछ स्टूडेंट्स के, सर कि हम बहुत बेसिक लेवल से हैं, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स भी हमें बीच बीच में बताया करो। अगला वर्ड है आज का कोहेसिव। ये देख रहे हो क्या हो रहा है? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जुड़ गए, थे अलग अलग लेकिन चारों जुड़ के एक हो गए। तो एकजुट या सुसंगठित, जब चीजें यूनिजन में हो, यूनिफाइड हो, यूनाइटेड हो, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेसिव। ये एक एडजेक्टिव है। अ कोहेसिव नेशनल पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एकजुट या सुसंगठित नेशनल पॉलिसी जो है वो बड़ी जरूरी है लंबी दौड़ में या लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए।
ऐसी पॉलिसी हो जिसमें सारे पीसीज एक साथ जुड़े हों, है ना। ऐसा नहीं हो कोई मंत्रालय, कोई मिनिस्ट्री कुछ और बात करती हो, कोई मिनिस्ट्री कुछ और करती हो, सबका सब एक ही फोकस से काम कर रहे हो कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी कोहेसिव नेशनल पॉलिसी हमें चाहिए। चलिए, कॉमन सा वर्ड है, ज़्यादा इस पर डिटेल जाएंगे नहीं। यूनाइटेड इसको बोल सकते हैं आप, अगर आसान भाषा में समझे तो। एक और वर्ड अपने पास, अक्रेडिटेशन। ये वर्ड बना है क्रेड से। क्रेड भी एक रूट है, अगेन रूट वर्ड वाली क्लास में करवाऊंगा। क्रेड का मतलब होता है भरोसा। क्रेड से बनता है क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडिबिलिटी। और क्रेड से ही बनता है क्रेडेंशियल और अक्रेडिशन। ये 6-7 वर्ड हैं, भरोसा यानी क्रेड नाम की रूट से बने हैं। अब ये अक्रेडिटेशन क्या होता है? जब आपने किसी चीज में भरोसा डाल दिया और ये कह दिया कि मेरे हिसाब से ये सही है, तो वो जो सर्टिफिकेट आपने दिया है ना, चाहे बोल करके या चाहे कागज पे लिख करके, उस मान्यता को अंग्रेजी में अक्रेडिटेशन बोलते हैं। मान्यता समझते हैं ना, जैसे किसी कॉलेज को मान्यता मिल गई है यूजीसी से, तो अब वो खुद का अपना यूनिवर्सिटी बना सकता है या अपनी खुद का सिलेबस निकाल सकता है। तो अक्रेडिटेशन यानी किसी से मान्यता का मिला हुआ होना, मान्यता को ही बोलेंगे, सर्टिफिकेशन को बोलेंगे। सर्टिफिकेशन इसका कॉमन सा सिनोनिम है। द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फॉर इट्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। इस यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी अपने इंजीनियरिंग और प्रबंधन के प्रोग्राम्स के लिए, एमबीए या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। चलिए, हो गए ये वर्ड भी। आज वोकैब बहुत अच्छी है। और 5वां वर्ड इन सब पे भारी है। 5वां वर्ड है इनविगरेटेड। ये वर्ड बना है विगर से। अंग्रेजी में विगर का मतलब होता है जोश या ऊर्जा। अगर कोई इंसान, कोई चीज इनविगरेटेड है ना, तो उसके अंदर बहुत सारा विगर डाल दिया गया है। वो चीज ऊर्जा से भरी हुई है, रिवाइटलाइज्ड है, रिजुविनेटेड है, फिर से जिंदा हो गई है, तरोताजा है, एनर्जाइज्ड है, भरी हुई है एनर्जी से। ऐसे इस वर्ड को विगर से कनेक्ट करके रखना। इनविगरेटेड, जिस चीज में बहुत सारा विगर भरा हो। विगर भरना इनविगरेट वर्ब से बना है। इनविगरेटेड इसी की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। जैसे किल का मतलब मार देना, किल का मतलब मार देना, किल्ड मतलब मरा हुआ या मारा हुआ। वैसे ही इनविगरेट करना यानी ऊर्जा भरना, इनविगरेटेड यानी ऊर्जा से भरा हुआ। चलिए, अब देखो, ये वर्ड तो आपने याद कर लिया विगर से। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो इसका उल्टा है। दूसरा वर्ड कौन सा पता आपको? इनर्वेटेड। इनर्वेटेड ये वर्ड बना है नर्व से। नर्व से। नर्व वो धमनियां और शिराएं हैं आपकी बॉडी में जिनसे ब्लड हार्ट से पंप होता है, आता है, जाता है ना, पता होगा आपको। उसके अंदर नहीं जाएंगे अपने। आपकी नर्व्स जो है वो ऐसा समझ लो, जब आप बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत डरे हुए होंगे, बहुत खुश होंगे या दुखी होंगे, तो बहुत तेजी से ब्लड पंप होने लगता है आपकी बॉडी में, हार्ट बीट बढ़ती है ना। इनर्वेटेड वो आदमी है जिसकी नर्व्स या जिसकी, समझ गए ना, ये खून चलाने की, आने जाने की जो ताकत है वो खत्म हो गई है। बहुत थका हुआ आदमी है ये। अब ये एक्साइटेड नहीं हो सकता, अब इसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, मरा हुआ है, इसका एनर्जी, इसका तेल निकल गया सारा दिन काम करके। इनविगरेटेड का बिल्कुल उल्टा है जी इनर्वेटेड। इस आदमी की नर्व्स में खून जमना, खून जम गया, जोश आना बंद हो गया इसको। चलिए, ये वर्ड अब समझ में आ गए होंगे आपको। ऐसे ही याद करना, दिमाग में बैठेंगे। बार बार क्यों याद करो? जो काम करो जिंदगी में एक बार करो और अच्छे से करो। द पॉलिसी रिफॉर्म्स हैव इनविगरेटेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। पॉलिसी रिफॉर्म्स ने फिर से ऊर्जा से भर दिया है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, या फिर इन्वेस्टर के भरोसे को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि भारत की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रहती है जो भी कोई स्पोर्टिंग टूर्नामेंट हो, खास करके ओलंपिक्स जैसा। अब ये कॉमनवेल्थ वगैरह में तो हम खींच लेते हैं जैसे जैसे करके अच्छी सी रैंकिंग, लेकिन ओलंपिक्स में जब पूरी दुनिया खेलती है तो छोटी छोटी कंट्रीज के आगे हमारे एथलीट्स बेबस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कंट्री में खेलों का, स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, और स्पोर्ट्स खेलने वाले लड़के या लड़की को ऐसा मान लिया जाता है कि इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल से आगे कटेगी। तो जब तक ये सामाजिक कुंठा से, इस स्टिग्मा से हम निकल रहे हैं ना स्पोर्ट्स को लेकर के, तब तक भारत को आगे बढ़ना स्पोर्ट्स में बड़ा मुश्किल है। अब इसी के लिए सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है, खेलो इंडिया पॉलिसी। और सरकार का टारगेट ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए। बचपन से, स्कूल से ही स्पोर्टिंग टैलेंट्स को पहचाना जाए, फ्री स्पोर्टिंग एकेडमीज हों, आगे स्पोर्टिंग उनको
कोचेज मिले, ट्रेनिंग मिले। खेलो इंडिया स्कीम के अंदर अगर आप आ गए तो अब आपको एक इंटरनेशनल एथलीट बना करके छोड़ेगी सरकार। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये ठीक है, स्कीम बहुत जरूरी है, आप लाए, बहुत अच्छी बात है। साथ में कोचेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अपग्रेड कर देना चाहिए। इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास खिलाने की जगह ना हो, अच्छी किट ना हो, इक्विपमेंट ना हो और खिलाने के लिए कोच ना हो। तो इनके ऊपर भी थोड़ा जोर दो, थोड़ा पैसा और डालो ताकि ये स्कीम काम करे। चलिए, एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशा से भरा हुआ, लेकिन कॉशियस है, बहुत ज्यादा आशाएं नहीं लगा रहा है, एनालाइज करके बता रहा है आपको क्या हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने, वीडियो को पॉज करो और सच में जनरली अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो इसकी रीडिंग खुद से लेनी है आपको। मीनिंग निकालना है जितना आपसे निकले, फिर मेरे मीनिंग से अपने मीनिंग को मैच करना है। मैं शुरू कर रहा हूं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कह रहा है जी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपेडिमेंट्स टू इंडियाज एस्पिरेशन टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स इज इट्स पॉसिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स। कॉमा लगा हुआ है, कंजंक्शन आ गई। जैसे ही कॉमा और कंजंक्शन अंग्रेजी में मिल जाए वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। कह रहा है जी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपेडिमेंट्स। कह रहा है जो भी इंपेडिमेंट्स है ना, इम्पेडिमेंट यानी जो आपके पैड यानी पाँव को रोके आगे बढ़ने से बाधा हो, रुकावट हो, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी। कह रहा है हमारी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक जो है, और बाधाएं किसकी? बाधाएं हैं भारत की उस एस्पिरेशन के लिए, महत्वाकांक्षा या ख्वाब के लिए जो है होस्ट करने का, मेजबानी करने का 2036 के ओलंपिक्स को। कह रहे हैं उन सभी बाधाओं में एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो कौन सी है? वो है इट्स यानी इंडिया की, इट्स यानी इंडिया की जो पॉसिटी है, शॉर्टेज है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की, ऐसे खिलाड़ियों की जो पूरी दुनिया में हर खेल के अंदर मशहूर हो। तो हमारे पास बहुत सारी बाधाएं हैं, 2036 में ओलंपिक्स कैसे करवाएंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी वाली जो है उनमें से एक ये है कि ओलंपिक्स तो करवा लोगे, लेकिन ओलंपिक खिलाने लायक आपके पास 150-200 अच्छे एथलीट हैं भी कि नहीं? कह रहा है जी ऐसा क्यों? कह रहा है ये इसलिए एज यानी क्योंकि इट्स बेस्ट 21st सेंचुरी फिनिश वॉज 48 विथ 7 मेडल्स एट टोक्यो 2021। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो बेस्ट 21वीं सदी की जो फिनिश थी, जो कंक्लूजन था, फिनिश मतलब किसी टूर्नामेंट में आपका क्या कंक्लूजन निकला, क्या फिनिश किया आपने, तो 21वीं सदी का पिछले 26 साल का जो सबसे अच्छा हमारा ओलंपिक्स था वो था 48वां स्थान। हमने फिनिश किया 48वें रैंक पे, 7 मेडल्स के साथ ओलंपिक में टोक्यो 2021 में। और कह रहा है ये कब हुआ? बिफोर स्लिपिंग टू 71st विथ 6 एट पेरिस 24। ये तब हुआ, इससे पहले कि हम स्लिप नहीं कर गए 71वें स्थान तक, 71st रैंक तक पेरिस ओलंपिक्स में जो फ्रांस में हुए थे 2024 में, 6 मेडल में मिले थे। कह रहा है जी वेरएस जबकि अ टॉप 10 फिनिश वुड रिक्वायर रफली 30 to 40 मेडल्स। कह रहा है जबकि अगर टॉप 10 फिनिश आपको चाहिए दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं, अगर उनमें आपको आना है तो ये फिनिश के लिए आपको जरूरत होगी लगभग या रफली 30-40 मेडल्स की, इंक्लूडिंग डबल डिजिट गोल्ड्स, जिसमें शामिल हैं इतने सारे गोल्ड मेडल कि वो डबल डिजिट में आ जाएं, यानी कि 10 या 10 से ज्यादा हो। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, आपको देख के हंसी आएगी। इसकी स्ट्रक्चर ये है, इसकी यही, बस इतना ही काम का था इसमें। वन, बाकी सब ऊपर नीचे की बातें की हुई है इसने। वन क्या है? एक चीज है, और किस में से है? हमारी सबसे बड़ी बाधाओं में से है। हमारी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे पास जो पॉसिटी या शॉर्टेज है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की। और बाधाएं कौन सी हैं? बाधाएं हैं हमारे एस्पिरेशन या महत्वाकांक्षा के लिए, टू और इंडियाज एस्पिरेशन कि हम 36 के अंदर ओलंपिक्स होस्ट करें। अब ऐसा हुआ क्यों? एज नाम की कंजंक्शन से इसने बताया उसका रीजन ये हुआ कि 21वीं सदी में हमारी सबसे अच्छी जो रैंकिंग थी, फिनिश थी, वो 48वीं आई है ओलंपिक्स में 2021 में। और ये कब आई थी? इससे पहले कि अगले ओलंपिक्स में 24 में हम 71वें रैंक पे आ गए पेरिस के अंदर। कह रहे जबकि वेरस अगर टॉप 10 फिनिश चाहिए हो, रैंकिंग चाहिए हो, तो उसके लिए जरूरत होती है 10 या 10 से ज्यादा गोल्ड्स की, और कम से कम 30-40 आपके पास मेडल्स होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी। सब्जेक्ट वो मिलाओगे, सब चीजें आपके साथ मेक सेंस करेंगी।
वन की वर्ब है इज, एस्पिरेशन यानी ख्वाब, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, इम्पेडिमेंट यानी हिंड्रेंस रास्ते की रुकावट, पॉसिटी यानी कमी, डर्थ या लैक्यूना बोलते हैं इसको। फिनिश की वर्ब है वॉज, फिनिश का मतलब है यहाँ पे फाइनल रैंकिंग, ठीक है, हमने फिनिश किया यानी फाइनल रैंकिंग क्या आई, यहां फिनिश की वर्ब है वुड रिक्वायर। चलिए अब दो कॉन्सेप्ट्स आपको फटाफट सिखाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, ये ओलंपिक्स, ये वर्ड सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ओलंपिक्स, देखो ये जो ओलंपिक्स वर्ड है ना, इसके पीछे के एस को देख करके इससे धोखा मत खाना, ये एक धोखेबाज वर्ड है। अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे धोखेबाज वर्ड्स हैं हमारे पास जो पीछे एस लेते हैं बिंदास, लेकिन वो होते क्या है? सिंगुलर। उनकी वर्ब होती है सिंगुलर, उनके आगे आर्टिकल अगर लगता है तो लगता है ए एन या द, वैसे ए या एन का इस्तेमाल होगा सिंगुलर के आगे। चलो ऐसे वर्ड्स कौन से? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ये चारों ही वर्ड्स किसी सब्जेक्ट यानी डिसिप्लिन को बताते हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, पॉलिटिक्स यानी क्या बोलते हैं इसको, राजनीति शास्त्र। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स है ना भाई, तो मैथमेटिक्स की वर्ब भी सिंगुलर होगी पीछे एस लगने के बावजूद। वैसे ये वर्ड देखो, रिकेट्स, मम्स, हर्पीस, ये सारी बीमारियां हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, इसके पीछे के एस के ऊपर मत जाना। डायबिटीज एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह, तो पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, डायबिटीज तो सिंगुलर बीमारी है। मम्स एक सिंगुलर बीमारी है। फिर देखो कुछ गेम्स हैं, ड्रॉट्स मैंने लिखा नहीं है यहाँ, बिलियर्ड्स, टेनिस, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर गेम्स हैं। ये सब तो मेरे को पता है आपने याद किए होंगे। लास्ट के चार देख लेना जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जिन पे बनते हैं। एथोस, ओलंपिक्स, शैम्बल्स एंड क्रॉस रोड्स। एथोस का मतलब होता है वो पूरा सेट ऑफ मॉरल्स, वो पूरा गुच्छा आपके नैतिक मूल्यों का जिसके ऊपर आप काम करते हैं, एथोस। अब वो गुच्छा सिंगुलर होगा इसलिए एथोस भी एक सिंगुलर वर्ड है अंग्रेजी में। एन एथोस लिखेंगे या एथोस इज लिखेंगे, एथोस वॉज लिखेंगे। ओलंपिक्स एक टूर्नामेंट है, इसके पीछे एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर टूर्नामेंट है। शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता। अंग्रेजी में जब भी शैम्बल्स लिखा जाता है तो लिखा जाता है इन अ शैम्बल्स, तो शैम्बल्स के आगे अ लगेगा, इन अ शैम्बल्स। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स वो पॉइंट हैं जहां पे कहीं रोड्स क्रॉस कर रही हैं। हिंदी में इसको चौराहा बोलते हैं। चौराहा यानी समझते ना, चार रास्ता। तो क्रॉस रोड्स में एक पॉइंट पे कई रोड्स क्रॉस कर रही हैं, ये पॉइंट तो सिंगुलर ही है, ये चौराया है, सर्कल है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर में अ क्रॉस रोड्स। तो देखो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आपको बिठाना है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, वन ऑफ के बाद में हमेशा आपको रखना पड़ेगा प्लूरल नाउन। इसको इस एग्जांपल से समझें। मैं ऐसा कह दूं, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनमें से एक डॉक्टर है, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनमें से एक जो है वो अमेरिका में रहता है। तो मेरे अच्छे दोस्त कई होंगे, तभी उनमें से मैं एक की बात करूंगा। अगर मेरा एक ही दोस्त होता तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करता, मेरे अच्छे दोस्तों में से एक अमेरिका रहता है। अरे भाई मेरा एक ही अच्छा दोस्त है, वो अमेरिका में रहता है। तो वन ऑफ का मतलब है एक से ज्यादा कुछ था, यानी प्लूरल में से आपको एक को निकालना है, इसलिए वन ऑफ के बाद वर्ब जो नाउन है वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द, कुछ भी लगाओ प्लूरल में। लेकिन क्योंकि वो अकेला है तो इस वन की वर्ब सिंगुलर होती है। यहां पे वर्ब को आर नहीं लिखा मैंने, इज लिखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई कोलीग्स वॉज। चलिए आ जाओ नेक्स्ट। आराम से रीडिंग लो, जल्दबाजी कुछ है नहीं, जितना पढ़ सको मीनिंग निकालो, फिर अपने स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसको समझेंगे। करवा दें। Karachi to realize this ambition, the Union Cabinet has approved, earmarked or laid out 29,554 crore rupees for the revamped खेलो इंडिया स्कीम। कराची रियलाइज करने के लिए या सच में साकार करने के लिए, रियल बनाने के लिए, इसी महत्वाकांक्षा को, एस्पिरेशन को, एम्बिशन को, देखो पीछे एक वर्ड आया था एस्पिरेशन, यहां आ गया एम्बिशन। हिंदी बोलते हैं ख्वाब या महत्वाकांक्षा। इसी ख्वाब को सच करने के लिए, रियलाइज या रियल करने के लिए हमारी मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ईयर मार्क कर दिया है या ले आउट कर दिया है। अब देखो ये तीन वर्ड्स हैं। अप्रूव करना यानी मंजूरी देना, ईयर मार्क करना यानी किसी पैसे को साइड में रख देना कि ये तो इस काम आएगा। आपके पास 1000 रुपए आए, आपने 200 रुपए पहले ही साइड में रख दिए, यार ये मुझे उधार देने हैं किसी के,
तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो जब सरकारें फंड्स को साइड में रख देती हैं कागज के ऊपर ऑन पेपर, तो उसको बोलते हैं ईयर मार्क करना। तीसरा वर्ड है लेड आउट करना। ले आउट का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड करना। तो मैंने यहाँ तीनों वर्ड्स इसीलिए ऐड किए हैं, आप इनका मीनिंग और डिफरेंस समझो। तो आप कुछ भी मान लो, यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अलग से रख दिया है या खर्च कर दिया है इतने हजारों करोड़ रुपया। और किसके लिए? खेलो इंडिया स्कीम के लिए, जो पुरानी स्कीम है, पुराने पैकेट नए पैकेट में आई है। इसका नाम है रिवैम्प्ड यानी मॉडर्नाइज्ड खेलो इंडिया स्कीम। तो जब किसी चीज को आप आधुनिकीकरण कर देते हो, उसको रिपेयर करके नया बना देते हो, तो उसको बोलते हैं रिवैम्प्ड। कह रहा है जी, whose ambitious grassroots framework seeks to identify talent early by expanding खेलो इंडिया सेंटर्स। कह रहे ये वही स्कीम है नई वाली, रिवैम्प्ड। समझ गए ना, रिवैम्प की हुई, मॉडर्नाइज्ड। ये वो स्कीम है जिसका महत्वाकांक्षी जो ग्रास रूट फ्रेमवर्क था, वो ढांचा था जो ग्रास रूट्स पे था, जमीन से जुड़ा हुआ था, एकदम नीचे के लेवल का। कह रहा है वो ढांचा कोशिश करता है कि ढूंढे, सीख करने की कोशिश करता है कि ढूंढे, आइडेंटिफाई करे टैलेंट को बहुत जल्दी ही, अर्ली ही। और कैसे? एक्सपैंड करके और ज्यादा बढ़ा करके खेलो इंडिया सेंटर्स को। और किसको बढ़ा के? सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को। अच्छा, और किसको? अक्रेडिटेड अकेडमीज को, ऐसी अकेडमीज जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सरकार से मान्यता मिली हुई है। तो ये सारे काम करके ये ढांचा कोशिश करता है कि टैलेंट को और जल्दी आइडेंटिफाई करे। 3, 4 साल, 5 साल की उम्र में पता लग जाए कौन सा लड़का लड़की क्या टैलेंट रखता है। कह रहा है जी, वाइल इंटीग्रेटिंग स्कूल्स, क्लब्स, अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट्स कोचेस एंड टेक्निकल ऑफिशियल्स इनटू अ कोहेसिव स्पोर्टिंग सिस्टम, इकोसिस्टम। और ये सारा काम करता है सीख करने का, आइडेंटिफाई करने का, टैलेंट को इंटीग्रेट करते हुए, एक साथ लाते हुए स्कूल को, स्पोर्टिंग क्लब्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रास रूट पे निचले लेवल पे कोचेस को, टेक्निकल अधिकारियों को एक कोहेसिव या एकजुट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में या पूरे ढांचे में। मैं मानता हूं लंबा सेंटेंस है, लेकिन काम का इसमें 2-4 वर्ड हैं जो देखने वाले हैं। हमारे इसी ख्वाब को रियलाइज करने के लिए हमारी कैबिनेट ने एक काम किया। तीनों में से कुछ भी मान लो, तीनों वर्ब्स की आपको मीनिंग पता है, मान लो मंजूरी दिया या साइड में रख दिया या खर्च कर दिया इतने हजारों करोड़ रुपया। और किसके लिए? खेलो इंडिया स्कीम के लिए, जो अब रिवैम्प्ड हो गई है, नवीनीकृत हो गई है, मॉडर्नाइज्ड, अपग्रेडेड हो गई है। अब उसके बारे में बताया स्कीम क्या है। ये नई जो स्कीम है ना, इसका महत्वाकांक्षी फ्रेमवर्क, जो ढांचा जो है नीचे के लेवल का, वो कोशिश करता है कि कहीं से भी ढूंढ के लाए टैलेंटेड लड़के लड़कियों को उनकी बचपन की एज में, अर्ली। और कैसे करेगा ये काम? ये सब करके ये एक्सपैंड कर देता है और बढ़ा देता है खेलो सेंटर्स को, मान्यता प्राप्त अकेडमीज को और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को। और ये सारा काम जब ये कर रहा होता है ना, तो साथ साथ ये एकजुट करके स्कूलों, क्लब्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए नीचे के कोचेस को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को, सबको इंटीग्रेट करते हुए एक जुड़े हुए स्पोर्टिंग सिस्टम में जब ये कर रहा होता है, तभी ये सारे काम करता है। चलिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गई और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं, छोटे छोटे पीस करके पढ़ो। अगले सेंटेंस के मैंने पीस आपके लिए कर दिए हैं, जितना हो सके फायदा उठाओ और मीनिंग निकालो। साइड में आपको सारे मीनिंग्स मिलेंगे जो आपको मुश्किल लगते हो। चलिए, कह रहा है जी, अ नोबल एम्फोसिस ऑन कोच एक्रेडिशन, ओवरकमिंग द इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स alongside Khelo India feeder and Utkrisht schools, aligned with the national education policy, aims to institutionalize quality training। कितना टेढ़ा सा सेंटेंस है। देखो, सेंटेंस इतना ही है, एक नोवल यानी नया, जो हमारा एम्फोसिस है या जोर देने का काम है। और किस चीज पे? इन सभी चीजों पे। देख रहे हो कहां से कहां तक एम्फोसिस किस पे है? पहली चीज ये, फिर दूसरी चीज ये, फिर तीसरी चीज ये, सारी चीजें। कह रहा है ये जो एम्फोसिस है ना हमारा, नया, नूतन, नवीन, नोवल, कह रहा है ये एम्फोसिस जो है ये एम करता है कि क्वालिटी ट्रेनिंग को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, संस्थागत कर दें। क्वालिटी ट्रेनिंग जो है वो सरकारी कोचेस से, सरकारी एकेडमीज में आपको मिलती ही हो। बस आपको पता हो कि मुझे एकेडमी में जाना है और एक वर्ल्ड क्लास कोच मेरे लड़के को, मेरी बेटी को, या मुझे, मेरे भाई या बहन को मुझे ट्रेन करेगा। तो ये हमारा नया एम्फोसिस है कि ये सारे काम हम करवा के
क्वालिटी ट्रेनिंग को एक आम चीज बना दें, संस्थागत काम कर दें, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। अब ये सारी चीजें क्या है, ये आपने बीच में देख ली। कह रहा है जी और ये करेंगे कब, ये एम्फोसिस कब करेगा, ये सब चीजें ये क्वालिटी ट्रेनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, ये काम करते हुए साथ साथ वाइल एक्सपेंडिंग द एथलीट पूल टू नियरली 28,000 थ्रू रॉबस्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, डिजिटाइजेशन एंड सीमलेस कम्युनिकेशन। जब ये एक्सपेंड भी कर रहा होगा हमारे एथलीट्स के पूल को लगभग 28,000 तक, देश में 28,000 नेशनल लेवल के एथलीट्स होंगे अलग अलग स्पोर्ट्स में। और ये कैसे बूस्ट करेगा, मजबूत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जरिए, मजबूती से टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन हो, डिजिटाइजेशन हो यानी डिजिटल तरीके से सबका काम हो, सबके ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हो, सब काम डिजिटल हो, और तीसरा कम्युनिकेशन यानी बातचीत हो वो सीमलेस हो, बिल्कुल स्मूथ हो, है ना, कोई भी देरी ना हो, फटाफट हाथों हाथ कोई भी टैलेंट आपने आइडेंटिफाई किया उसको घर से लेकर के आओ, उसके माता पिता को कुछ कंपनसेशन दो, ट्रेन करो उसको, तो एक कम्युनिकेशन जो है फटाफट होना चाहिए। तो ये है सेंटेंस। एम्फसिस की वर्ब है एम्स। एम्फसिस इन चीजों पे, सब चीजों पे जो हमने डाला है वो एम करता है ये काम करने को, और जब ये काम एम करेगा साथ साथ ये काम भी कर रहा होगा, वाइल एक्सपेंडिंग ऑल दीज थिंग्स। सीमलेस वर्ड को देखना, अंग्रेजी में एक वर्ड है सीम, SEAM, लिख रहा हूं यहां SEAM। दूसरा वर्ड है सीम, SEEM। ये सीम का मतलब होता है दिखना। ही सीम्स एंग्री, वो गुस्से में दिखता है। शी सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखती है। ये सीम एक नाउन है, इसका मतलब होता है सलवट, जो कपड़े में पड़ी होती है ना, या फिर इसको टांका भी बोलते हैं। किसी चीज को आप टांक दो कपड़े को, तो पीछे का उल्टा सिरा निकालो उसका, पीछे वो सिलाई सी दिखेगी, उसको बोलते हैं सलवट या टांका या सीम। अब बता दो सीमलेस कौन सी होगी। सीमलेस वो कपड़ा है जिसके ऊपर कोई भी टांका नहीं पड़ा हुआ, कोई भी सिलाई नहीं हुई, बहुत स्मूथ है। सीमलेस हर वो चीज है जो एकदम एफर्टलेस हो, मक्खन के जैसी हो। तो ऐसा ही हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो अब ये वर्ड जिंदगी भर आप नाम भूलें, SEAM, सीम, सीमलेस यानी स्मूथ, और सीम मी यानी जो स्मूथ ना हो, जो टांकों से सलवटों से भरा हो। ठीक है, सीमलेस का उल्टा है सीम। चलो, बहुत सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको फिनिश करो, फिर आज के अपने क्विज पे आएंगे। आज अपने पास क्लोज टेस्ट है। चलिए, कह रहे जी विद एन ओवरऑल outlay of 36 for 441 crore for 26 to 31, effective and transparent implementation, progression to the target Olympic podium scheme, a credible showing at 2030 Commonwealth Games, stringent anti-doping measures, and invigorated Fit India movement, and sustained grassroots development will collectively determine। देख रहे हो क्या कुछ बना दिया इसने। कह रहा है साथ ही एक आउटले के कुल मिलाकर के, ओवरऑल यानी कुल मिला के टोटल। आपने बहुत बार सुना होगा टोटल कितना हुआ, ओवरऑल कितना हुआ, यानी कुल मिला के। आउटले का मतलब होता है सरकारी खर्च। कह रहा है जी कुल मिला के एक सरकारी खर्च के जो 36,441 करोड़ का है अगले 5 सालों में, 26 से 31 के बीच में। कह रहे इसके साथ ही ना ये सारी हरी हरी जो चीजें हैं ये बन जाएंगी सब्जेक्ट। कह रहे ये सारी हरी हरी जो चीजें लिखी हैं, अच्छी अच्छी चीजें, ये मिलजुल करके डिटरमिन करेंगी, निर्धारित करेंगी इस बात को जो हमने आगे लिखी। अब ये हरी हरी जो चीजें बाद में पढ़ लेना, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम इसकी क्या है। तो ये सारी चीजें मिलजुल के डिटरमिन करेंगी, निर्धारित करेंगी वेदर हाँ या ना। और क्या निर्धारित करेंगी, हाँ या ना, इंडिया कैन इमर्ज, क्या भारत उभर के आ सकता है एज अ जेन्युइन स्पोर्टिंग पावर, एक जेन्युइन स्पोर्टिंग पावर के तौर पे बाय 2036 एंड बियॉन्ड, 2036 तक और उसके पार भी। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं जी ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन हो। जो स्कीम हमने चलाई है इसको पारदर्शिता के साथ असरदार तरीके से आप इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं हो स्कीम में जिसने पैसा लगा दिया उसके लड़के को ही आपने स्पोर्ट्स स्टार बना दिया, बाकी को मौका नहीं दिया। ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से इसको अमल में लाओ। फिर हमारा प्रोग्रेशन हो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की तरफ। अभी तो खेलो इंडिया है, आगे ओलंपिक तक जाना है हमें, ओलंपिक में टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3, टॉप की कंट्री बनना हो, मान लो ये हमारा टारगेट हो, तो वहां तक हमारा प्रोग्रेशन होना चाहिए, आगे से आगे हमारा है ना मार्च होनी चाहिए, हमारी जो समझ गए ना सफर आगे तक, वहां तक जाना चाहिए।
तीसरी चीज, हमारी एक शोइंग या परफॉर्मेंस हो जो बड़ी क्रेडिबल हो, भरोसेमंद हो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम में। इस साल तो ठीक है, जो हो गया जो होना था, 2023 में अच्छा सा हमारा परफॉर्मेंस हो। एंटी डोपिंग मेजर्स बहुत अच्छे से हों, स्ट्रिंजेंट हों, बहुत कड़े हों। डोपिंग करने से खिलाड़ियों को रोका जाए। डोपिंग आप समझते हैं, दवाएं जो उल्टी पुल्टी होती हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारी चल रही है वो इनविगरेटेड हो, जोश से भरी हुई हो, और हमारे ग्रास रूट लेवल पे डिप्लॉयमेंट हो, तैनाती हो कोचेस की, खिलाड़ियों की, जो लगातार सस्टेन तरीके से चलती रहे, नीचे के लेवल से लोगों को पकड़ना हो। कह रहे ये सारे हरे हरे अच्छे काम जो अगर आपने कर दिए ना, ये मिल करके निर्धारित करेंगे कलेक्टिवली इस बात को, हाँ या ना, कि ये होगा या नहीं होगा। वो ये बात है कि क्या भारत इमर्ज करेगा या नहीं एक जेन्युइन स्पोर्टिंग पावर के तौर पे ओलंपिक्स में 2036 तक और उसके पार भी। तो ये थी इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ये विद वाला पूरा फ्रेज अलग कर दें, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सब्जेक्ट शुरू हुआ यहाँ से, इस कॉमा के बाद में मुझे पता लगा कि अगला समझ लो सब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है भाई। इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेशन, शोइंग, मेजर्स, फिट इंडिया मूवमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें सब्जेक्ट बनेंगी, वर्ब बनेगी कलेक्टिवली डिटरमिन। इनविग्रेटेड यानी जोश से भरा हुआ, इनर्वेटेड यानी जोश से खाली। चलिए क्लास को यही रैपअप करते हैं। आज बहुत अच्छी वोकैब आ गई, धमाका सा हो गया, मेरे को भी पढ़ाते हुए फील हो रहा है। चलिए एक क्लोज टेस्ट है आपके लिए। इस वोकैब को जो आपने सीखा ना, इस पर टेस्ट हो जाना चाहिए। मैंने 5 ही वर्ड्स आपको दिए हैं और 5 ही जगह दी हैं ब्लैंक्स, जिनमें इन वर्ड्स को आपको फिट करना है। मैं चाहता हूं एक बार खुद से आप ट्राई दें, फिर मैं आंसर्स करवा रहा हूं आपको ताकि आप मैच कर सको। वीडियो को पॉज कर लो, जितना टाइम चाहिए आराम से ले लो। सीमलेस, स्मूथ, इनर्वेटेड, थका हुआ, इनविगरेटेड, जोश से भरा हुआ, इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा ना हो, असंभव सा लगता हो सुनने में, इनक्रेडिबल, हिंड्रेंस यानी रुकावट। द प्रोजेक्ट इनिशियली फेस्ड अ मेजर डैश, क्या प्रोजेक्ट ने फेस किया होगा भाई? रुकावट को फेस किया होगा, हिंड्रेंस को फेस किया होगा, एक नाउन हमें चाहिए। और ये रुकावट क्यों आई? ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, सरकार की तरफ से डिलेज की वजह से, देरी की वजह से। लीविंग द टीम डैश, और ये सारा काम हुआ लीव करते हुए पूरी टीम को इस अवस्था में। तो जब आपके पास बहुत बड़े बड़े हर्डल आ जाएं, हिंड्रेंस आ जाएं, रुकावटें आ जाएं, तो पूरी टीम की अवस्था कैसी होगी? जोश से भरी हुई होगी या फिर जोश से खाली होगी? खाली होगी। आपको बहुत बड़ा रुकावट मिले, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, तो पूरी टीम कैसी हो जाती है? बेजान हो जाती है, इनर्वेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनर्वेटेड। न्यू लीडरशिप सून डैश द वर्कर्स, नई लीडरशिप ने आते ही जल्दी ही वर्कर्स को डैश किया। क्रिएटिंग अ डैश वर्क फ्लो, क्रिएट करते हुए इस टाइप के एक वर्क फ्लो को, काम करने के अंदाज को। तो काम करने का अंदाज तो ऐसा होगा जो सीमलेस होगा, स्मूथ होगा, और नई टीम जो है सबको जोश में भरेगी, इनविग्रेट करेगी, तभी ये काम हो सकता है। तो नहीं तो पहले ये थके हुए थे, बाधा की वजह से, रुकावट की वजह से। नई लीडरशिप ने आकर के इनमें नया जोश डाला और काम करने के पूरे कल्चर को स्मूथ बना दिया। कह रहे द रिजल्टिंग इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी वॉज सो ड्रामेटिक दैट ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब्ड इट एज डैश। कह रहे जो इसके रिजल्ट में नतीजन जो इंप्रूवमेंट आई प्रोडक्टिविटी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक थी, इतनी ज़्यादा नोटिसेबल थी कि देखने वालों ने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो तो लगभग भरोसे के बाहर है, इनक्रेडिबल है, असंभव जैसी है। जैसे अचानक से कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाए तो आपको लगता है ना यार कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो वो काम आपके लिए इनक्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा आपको भरोसा उस पर नहीं आ रहा। तो ये था जी क्लोज टेस्ट आपका। कितने सही कितने गलत जरूर से बताना। अब 2 क्वेश्चन आरसी के करवा रहा हूँ इसी के साथ में। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का एग्जाम्पल यहाँ क्यों दिया गया या उसका रेफरेंस क्यों दिया गया? हम ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, तो बीच में 4 साल बाद का कॉमनवेल्थ क्यों आया? आराम से देख लो। कॉमनवेल्थ हमारे ओलंपिक ड्रीम का एक विकल्प है। ओलंपिक में तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहीं कर लेते हैं। ये रीजन है ना। देखो जी, रीजन सिंपल सा है। 2030 में जो आप करोगे ना, 36 में उसके ज़्यादा कुछ आगे ना पीछे करने वाले हो। बहुत बड़ा बदलाव 6 सालों में नहीं आता, लेकिन 2026 से 36 में बदलाव आ सकता है। तो वो बदलाव आपको पता लगेगा सही है गलत है 2030 के आसपास। तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसका जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक बेंचमार्क या मानक बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा, यार्ड स्टिक बन जाएगा, असेस करने के लिए, हमारी प्रोग्रेस को जायजा लेने के लिए, हमारी तरक्की का, इंडिया के लॉन्ग टर्म स्पोर्टिंग एम्बिशंस को लेकर के, या फिर बहुत लंबे वक्त में हमारे खेलों को लेकर के महत्वाकांक्षाओं को।
तो इसलिए हम 2030 के कॉमनवेल्थ की इंतजार कर रहे हैं कि 36 में जो होना है उसका ट्रेलर हमें 30 में मिल जाना चाहिए। चलिए आंसर बनेगा सी। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेंट्रल आइडिया पूछा है इस आर्टिकल का, एक सेंटेंस में आपको समझाना है, सिर्फ एक सेंटेंस में, ठीक है? खुद से करोगे। डर्थ का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है, उल्टा पूछा है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, देख लेना चेक करके, और जो 2 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वही अप्लाई करना। 7 से लेके 10 तक यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं, चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिले जरूर से शेयर भी कर लिया करो। 2, 5, 7, 10 जो भी है आपके, ऑनेस्टी के साथ बताया करो। कल आपसे मुलाकात लेंगे, और वो रूट वर्ड की क्लास इस संडे को ला करके दें, आपको कैसी लगेगी जरूर से बताना। चलिए अंटिल देन हैव अ गुड नाइट, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, साइनिंग आउट।